डियर स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हमने मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ एटमाइजेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट कर लिया था। सो आज जो है वो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन उससे करने से पहले जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन जो है वो शेयर करूँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा, ये 19th क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज़। ठीक है, वो कौन सी होगी? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो देखो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये मेरा जो है वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनाते हैं और ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है ट्रांजिशन मेटल्स की नहीं होती, ना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, ना सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में, ना थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक मतलब होती है जो बार बार जो है वो रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद देखें 20th क्वेश्चन देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ये आपने पढ़ लिया हुआ है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज। ठीक है, तो इस पे को आप जो है वो पहले पॉज करें वीडियो को और फिर जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो निकालें कि आप जो है वो क्या करेक्ट आंसर इसका निकालोगे। ठीक है, सो आई होप, ठीक है, आपने पॉज करके जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो इसका निकाल लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो देखो, तो होता क्या है कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है ये आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो है वो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कॉपर से जैसे आप सिल्वर पे आते हो तो आपने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पे मूव किए तो आपके पास जो है आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कॉपर की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो गोल्ड से क्या रहेगी, हमारे पास क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और गोल्ड से जैसे आप सिल्वर पे आते हो तो एक्सेप्शनली हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इंक्रीज करती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो आप बोल सकते हो कि गोल्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो सिल्वर से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था, ये आप आयोनाइजेशन एनर्जी वाला लेक्चर जो है देख सकते हैं जब आप कंपेरिजन करते हो। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो बच्चे जो है मैक्सिमम क्या आंसर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब उनको पता है कि कॉपर की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो गोल्ड से क्या रहने वाली है, गोल्ड से क्या रहने वाली है, मेरे पास ये ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और गोल्ड की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो किससे ज़्यादा रहेगी, सिल्वर से होगी। ठीक है, तो बच्चे इस ऑप्शन को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, कि वो पहले कंपेयर कर लेते हैं, पहले वो क्या कंपेयर करेंगे, कॉपर और सिल्वर को। कॉपर और सिल्वर में आपको पता है कॉपर की ज़्यादा होगी। ठीक है, जब वो सिल्वर और गोल्ड को कंपेयर करते हैं तो आपको पता है कि वो गोल्ड की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो इस तरीके से कि कॉपर की सबसे ज़्यादा और इन दोनों में से जो है गोल्ड की सबसे ज़्यादा और लास्ट में सिल्वर की ज़्यादा। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन को जो है वो टिक लगा के आएंगे, कॉपर, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, लेकिन आपको जो है वो क्या याद रखना है कि ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, आपके पास जो है और जो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। ठीक है, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आपके पास जो है वो फर्स्ट से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि थर्ड की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इवन ये फर्स्ट से भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो सबसे पहले क्या आ जाएगा, गोल्ड आएगा। ठीक है, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी, कॉपर आएगा, और सबसे लास्ट में आपके पास क्या आएगा, सिल्वर आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपके पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर मेरे पास आएगा सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मेरे पास क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये आपने टिक करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे शेयर करता भी रहूँगा। ठीक है, और लास्ट में भी हम करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। ठीक है, तो वो है हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इसका समझा देता हूँ। ठीक है, इसका बेसिक जो है वो क्या आएगा। ठीक है, देखिए जी, ठीक है, हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, देखो इस टॉपिक की क्या जरूरत पड़ी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, हालांकि यहाँ से वो आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, और आएगा भी नहीं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को जो है वो आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को समझना आपको बहुत जरूरी है। इससे अगली प्रॉपर्टी जो है वो रिलेटेड है, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ठीक है,
तो ये कहीं ना कहीं आपको पूरी केमिस्ट्री में तंग करता रहता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट वैल्यू है ना, इसको हम जो है जनरली ई नॉट से भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, IUPAC के अकॉर्डिंग। और करेक्टली इसको रिप्रेजेंट करना तो हम इसको ई रिडक्शन पोटेंशियल इस तरीके से मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की एप्लीकेशंस बड़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। हम इसको क्यों पढ़े, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इसको कोरिलेट करना है आगे चल के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ जो है वो कोरिलेट करना है, ठीक है। आपको बताना है कि जैसे आपसे वो पूछ सकता है कि जैसे मान लो मेरे पास जो है वो कोई कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी है और इसकी क्या है +3 भी है, तो आपको कंपेयर करेगा कि बताओ जी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होगी, ठीक है। तो अब आपको एक और बात बता दूं कि प्रैक्टिकली क्या होता है, ठीक है, आपने प्रैक्टिकल भी किया लास्ट टाइम, तो आपको पता है कि जो हम केमिस्ट्री जो परफॉर्म करते हैं वो हम कौन से सोल्यूशन में परफॉर्म करते हैं, एक्वस सोल्यूशन में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो एक्वस सोल्यूशन में जो रियल केमिस्ट्री होगी वहां पे बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको ही इनकॉर्पोरेट जो है वो करके हमने जो है वो एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखो होता क्या है, ठीक है, जनरल हमारे पास जो वर्ड है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। क्या वर्ड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर आपका 12th में है लेकिन मैं 5 मिनट में थोड़ा सा आपको एक रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोड बना होता है आपके पास मेटल का बना होता है, ठीक है, नॉन मेटल के भी अवेलेबल जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम मेटल्स की जो है उसमें डिस्कशन कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड मेटल का होगा। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है, किसी भी इलेक्ट्रोड की क्या होगी, टेंडेंसी होगी, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो जाए या चाहे वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। ऑक्सीडेशन आपको पता है क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है आपके पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक टेंडेंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रोड की, आइदर वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए या क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास जो है वो एक मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रोड है, मैंने इसको इसी के आयंस में जो है वो डिप कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोड है ये, एम मेटल है कोई, इसी के आयंस में मैंने इसको डिप कर दिया, ठीक है। तो मैंने जो है वो यहाँ पे जो है वो इसको दो तरीके से मैं इसको डिफाइन कर दूंगा कि इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी आइदर ऑक्सीडाइज होने की भी हो सकती है, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, और ये यहाँ इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोटेंशियल, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसा होगा, ठीक है। तो अब जो है वो इसमें जो है वो हम रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करना चाह रहे हैं तो मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है, कि वहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो हो गई कि वहाँ पे n इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो मेरे को क्या उस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हुई तो वहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, ई ऑक्स मिल जाएगा, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू मिल जाएगी। अगर वहाँ पे जो है वो रिडक्शन हुई, ठीक है, रिडक्शन हुई तो मैं यहाँ पे आयंस ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन में होते हैं, ठीक है। आयंस जो होते हैं, सॉरी मैं इसको ऐसे दोबारा लिख देता हूँ कि ये जो आयंस होते हैं ये एक्वस सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। हमने n पॉजिटिव मैंने इस पे चार्ज माना होता है, उसने n इलेक्ट्रॉन गेन किए, रिडक्शन हो गई और ये कन्वर्ट हो गया m सॉलिड में, कन्वर्ट हो गया उस इलेक्ट्रोड पे। तो जो ई नॉट की वैल्यू आएगी वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हर इलेक्ट्रोड की अपनी टेंडेंसी होती है, या तो वो ऑक्सीडाइज हो जाए या तो वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं इसमें जाऊँगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको बेसिक ही इसमें जो है वो बताऊँगा, ठीक है। अब जो है यहीं पे जो है वो जो आपके पास ई ऑक्स और ये ई रिडक्शन आया, ठीक है। तो इसी को मैं थोड़ा और फर्दर आगे इलेबोरेट आपको जो है वो करूँगा कि देखो अब स्टेबिलिटी के साथ जो है वो उसको हम कैसे जो है वो कोरिलेट करेंगे कि किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है वो हम इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। तो इसको करने से पहले जो है वो आपको एक्चुअल प्रोसेस जो है वो समझा देता हूँ, ठीक है, कि किसी भी स्टेबिलिटी कंपाउंड की जो हम देखेंगे कि एक्चुअली वो सोल्यूशन में जो है वो स्टेबल है या नहीं है, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो 3 फैक्टर्स, ठीक है, ई नॉट जो होगा, जो भी उसका पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो 3 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक होता है हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, हीट ऑफ सब्लिमेशन ये मैंने करवा दिया है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड होता है मेरे पास हाइड्रेशन एनर्जी। थर्ड मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो कैसे करें इस प्रोसेस को, ठीक है। तो जनरली मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, देखो मेरे पास जैसे मान लो कोई मेटल है, ठीक है, तो ये जो है वो एक्वस सोल्यूशन में जो है वो कन्वर्ट हो गई Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस n इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। ये मैं जर्नल लिख रहा हूँ, मैं कोई कन्वेंशन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, एक जर्नल मेरे पास जो रिएक्शन है, ये एक्चुअली में 3 स्टेप्स में होती है, ठीक है।
अब इसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स में मैंने करवाया था कि इस रिएक्शन के लिए नेट क्या आएगा, डेल्टा एच वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये जो नेट डेल्टा एच होती है ये इसको हम कैसे एक्चुअली जो है प्रैक्टिकली डिवाइड कर सकते हैं। अब ये बोलता है कि सबसे पहले तो ये जो सॉलिड कंपाउंड होता है ये पूरा का पूरा जो है गैसियस में कन्वर्ट होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो है भाई मेरे पास स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन रिक्वायर्ड है, जिसको मैंने सब्लिमेशन बोला। ये हमेशा पॉजिटिव होती है ऑलवेज, तो रिक्वायर्ड है सॉलिड से किसमें कन्वर्ट करने के लिए, गैसियस एटम में। सिमिलरली मेरे पास जो सेकंड स्टेप आता है वो ये आता है कि इस आइसोलेटेड जो मेरे पास जो गैसियस एटम्स हैं, अब इनमें से जो है वो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मान लो मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो वो जो मेरे पास वैल्यू आई वो आई मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी आई। ये भी रिक्वायर्ड होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये आपको सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड। और थर्ड होता है कि जैसे ही आपके पास ये आयन बन गया तो एक्वस सोल्यूशन में ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा। इसके साथ H2O मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ जाएंगे, मान लो X मॉलिक्यूल ये सॉल्वेंट के जुड़ गए। तो इस प्रोसेस में जो है इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया था। ये नेगेटिव होती है, ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, M से Mg कैंसिल हो जाएगा, Mn से Me कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो नेट प्रोसेस यही ऊपर वाली जो रिएक्शन है यही आ रही है, ठीक है। देखो MS और एक्वस सोल्यूशन में वाटर की प्रेजेंस में सॉल्वेंट में ये कन्वर्ट हो गया किसमें, आपके पास ये किसमें आ जाएगा, ये Mn पॉजिटिव, ठीक है, प्लस N इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Mn पॉजिटिव ये हाइड्रेटेड वाला ही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन तीनों का सम जो होगा वही मेरे पास क्या होगा, डेल्टा H टोटल होगा, जो ये वाला डेल्टा H था, ठीक है। तो एक प्रोसेस जो होता है, कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होती है तो वो 3 स्टेप्स में चलती है, ठीक है। तो जो नेट आपका डेल्टा H होता है इसी को हम कोरिलेट करेंगे, किसके साथ कोरिलेट करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से या सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जो है वो हम इसको कोरिलेट करेंगे। तो अब ये आगे जो है वो आपको ये बोलता है कि जैसे मान लो किसी रिएक्शन में, कोई भी आपके पास रिएक्शन होती है, ठीक है, वहां पे मैं डेल्टा H को कोरिलेट करूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, किसके साथ कोरिलेट कर दूंगा, इसको E0 से कोरिलेट कर दूंगा, ठीक है। तो यही मैंने इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, पहले आपको मैं यहाँ से रीड करवाता हूँ फिर आगे चलते हैं, ठीक है, जितना हमने अभी तक डिस्कस किया। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेंडेंसी एबिलिटी होती है ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ठीक है, व्हेन इट इज डिप्ड इन द सोल्यूशन कंटेनिंग इट्स ऑन आयंस। इट इज ऑफ 2 टाइप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल की क्या आ जाएगी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो ये Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। और इसको एक और बात मैं यही बता देता हूँ, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ई रिडक्शन पोटेंशियल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इज इक्वल टू E0। कोई भी आपके पास ये मेटल है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से इस तरीके से, अगर ये मेटल में कन्वर्ट हो रही है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। अगर अपोजिट होता, यहाँ M होता और यहाँ Mn पॉजिटिव होता तो फिर वो ऑक्सीडाइज हो रहा था, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो ये कन्वेंशन है थोड़ा सा आप, ठीक है, 11-12 से भी जो है रिवाइज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिसाइडेड बाय मैनी फैक्टर्स, बट इन एक्वस सोल्यूशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और we may also say that the stability of any compound in the solution depends upon the electrode potential, ठीक है। electrode potential depend upon the 3 factor, heat of sublimation, ionization energy, hydration energy, ठीक है। यही प्रोसेस मैंने आपको जो है वो अभी समझाया कि इसको 3 में डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये नेट आयन आ जाएंगे, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे एक साइकिल सा बना दिया कि MS से Mn पॉजिटिव तक पहुंचना है, या तो डायरेक्ट पहुंच जाओ तो डेल्टा HT की वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी, और यही डेल्टा HT को मैं कैसे जो है वो कैलकुलेट करूंगा भाई, ठीक है। हमारे पास जो है कैलकुलेटिंग द डेल्टा HS, डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी और डेल्टा H हाइड्रेशन, तीनों का सम इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा HT टोटल के बराबर आ जाएगा। इट गिव्स द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉलिड मेटल M इनटू इट्स आयन, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो अब आपके पास जो है वो ये डेल्टा H का आपको मालूम होना चाहिए कि ये कितना आता है, लेकिन आपको कोई ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, ना कैलकुलेट करनी है, तो आपको सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड जो टॉपिक है ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से एक्चुअली में प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आपको थर्मोडायनेमिक्स में पता है कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर मान लो उसकी ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो जाना चाहता है, ठीक है,
तो आपके पास जो डेल्टा एच क्या आना चाहिए, ओवरऑल नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आपके पास, डेल्टा एच पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव आएगा तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन मेन बात हमारी आती है कि इस रिडक्शन पोटेंशियल को हम इसके साथ कोरिलेट कर देते हैं टोटल एनर्जी चेंज के साथ, इस डेल्टा एच टोटल के साथ, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कुछ नहीं आपको याद करना है, ये तो सिर्फ एक आपने आइडिया सा लेना है इसमें, ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा, ठीक है। अगर हमें ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे को ई वैल्यू मिल रही है तो मैंने आंसर उससे निकालना है, ठीक है। अब देखो, अभी आपको जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको कोई ये डेल्टा एच निकालना नहीं है, ठीक है, ना आपको आयोनाइजेशन एनर्जी एग्जैक्ट निकालनी है, ना आपको हाइड्रेशन निकालनी है, ना आपको सब्लिमेशन निकालनी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको इधर, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हमने जो लर्न किया वो एक आपको एक डिस्क्रिप्शन है, लेकिन एक्चुअली में आपको अब मेन बात आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको ई रिडक्शन पोटेंशियल की का वो डाटा जो है वो देगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा वो आपको न्यूमेरिकल में दे सकता है या किसी क्वेश्चन में दे सकता है अगर, ठीक है। तो उससे आपको ये बताना है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ई रिडक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, तो ये सीखना है हमने आज, ठीक है। तो अब जो है वो मैं आपको थोड़ा सा और जो है वो इसमें एलैबोरेट करवा देता हूँ, ठीक है। देखो, अब जैसे मान लो आपके पास जो है वो कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई मेटल ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेटल मेरे पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करती है, M2 पॉजिटिव में भी और M3 पॉजिटिव में, अपनी हाइपोथेटिकल बेस से जो है वो मान रहा हूँ ताकि आप इसको समझ जाएं, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में मुझे बात करनी है, तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बात करने के लिए जो हो रिएक्शन का ऐसे लिखा होना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है, कि उसने एन इलेक्ट्रॉन गेन किए तब आप रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बात की, वहाँ एक्चुअली में रिडक्शन होनी चाहिए तब आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, ठीक है। तो ये M2 पॉजिटिव और ये M3 पॉजिटिव मेरे पास जो है किसी मेटल के दो कैटायन है, ठीक है। तो अब जो रिडक्शन पोटेंशियल की से हम कैसे बताएं कि भाई वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या नहीं है, ये समझाना है मैं चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो M2 पॉजिटिव है, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बन गया M सॉलिड, ठीक है। ये M3 पॉजिटिव है, क्योंकि अब मैं बाई कन्वेंशन रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो मुझे सारी रिएक्शंस में किस में लिखूंगा, रिडक्शन में ही लिखूंगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में भी दी होगी तो आप उसको रिवर्स कर लेना, 3 इलेक्ट्रॉन तो ये कन्वर्ट हो गया न्यूट्रल में, ठीक है। तो चार्ज इनका बैलेंस हो गया। अब मान लो आपने इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, ऑटोमेटिकली रिडक्शन है तो यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। अब मैं इसको बार बार नहीं बोलूंगा रिडक्शन पोटेंशियल, इसको मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल रहा हूँ, तब भी आपने इसको क्या मानना है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब मान लो फर्स्ट केस में जो वैल्यू आई मेरे पास पॉजिटिव और अगले केस में मेरे पास क्या वैल्यू आई, नेगेटिव, ठीक है। ध्यान से समझना इसको कि अगर 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये न्यूट्रल हो रहा है तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये न्यूट्रल हो रहा है तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। अब ये इस चीज का क्या मतलब है, ठीक है, आपको वो डाटा देगा, आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो आप इससे क्या अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, इस रिएक्शन को देख के तो आपने क्या जजमेंट लगानी है। देखो, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो जिस केस में वैल्यू आपको पॉजिटिव आ रही है, ईएमएफ की वैल्यू, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो फास्ट हो रही है, वो जाना चाह रही है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, जाना चाह रही है। जिस केस में आपको वैल्यू नेगेटिव आ रही है वो इतनी आसानी से जाना नहीं चाह रही फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसकी इच्छा नहीं है सेकंड वाले की जाने में, हो रही है रिएक्शन लेकिन ये इतनी फास्ट नहीं हो रही है, बड़ी स्लो रिएक्शन जाएगी एज कंपेरिजन टू, ठीक है, फर्स्ट के। तो आपको यहाँ से क्या जजमेंट मिलती है, आपको ये मिलती है कि आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि भाई बताओ, ठीक है, ये सारा एक्वस केमिस्ट्री में हो रहा है, क्योंकि जब मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है जो मैंने पीछे डिस्कस किए। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि M2 पॉजिटिव और M3 पॉजिटिव में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है एक्वस मीडियम में, तो ठीक है, या मीडियम नहीं भी देगा तब भी आपने एक्वस मीडियम कंसीडर करना है। M2 पॉजिटिव और M3 पॉजिटिव में से आपको बताना है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या नहीं है। देखो, अब मुझे ये पता है कि M3 पॉजिटिव जो है वो एक्वस सोल्यूशन में इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये MN3 पॉजिटिव एक्वस मीडियम में क्या है, स्टेबल है, इसलिए नहीं जाना चाहता वो M में, ठीक है। ये कहाँ से पता लगा, ये मुझे यहीं से पता लगा, ठीक है। M2 पॉजिटिव जो बहुत फास्ट M में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब M2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी क्या है, एक्वस मीडियम में कम रही होगी तभी तो वो फास्ट किसी सोर्स से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, M में कन्वर्ट हो रहा है। तो बाई जजिंग द डाटा, ठीक है, बाई गिवन दिस आई कैन से दैट कि मेरे पास जो है वो M3 पॉजिटिव की जो है वो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो बहुत स्टेबल है एक्वस मीडियम में,
ठीक है, तो आपको कोरिलेट करना है बेसिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डाटा से। ठीक है, अब आप बोलो सर कि ये तो ठीक है कि जी पॉजिटिव और नेगेटिव गिवन दिया होगा, तब तो हम पहचान लेंगे। अब मान लो इसी रिएक्शन में मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, इसी रिएक्शन में M2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू M सॉलिड और M3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू M सॉलिड। अब मान लो जी E नॉट इन दोनों का जो है वो आपको पॉजिटिव दे दिया जाए। पॉजिटिव मतलब कुछ वैल्यू होगी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व है, तो डेफिनेट यहाँ मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा। पॉजिटिव का मतलब मान लो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो दे दी मैंने आपको +3.16 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ई नोट की आपको जो वैल्यू दे दी वो दे दी मैंने आपको +2.16 वोल्ट। ठीक है, ये मैंने किसी और का केस लिया कि कोई और मेटल होती, उस केस में मेरे पास दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उस केस में 2 और 3 को कैसे डिसाइड करते हैं। ये 2 और 3 की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो अब देखो ज़्यादा पॉजिटिव किस केस में है, फर्स्ट के केस में। ठीक है, अब ये आप लोग डाटा देख के कंपेयर करना है, वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे आंसर निकालना है। आपने जब दोनों पॉजिटिव दिए हों और दोनों ही क्या हों रिडक्शन पोटेंशियल, कैसे पता चला, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके इधर को आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आपके पास जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज़्यादा है। ठीक है, इसकी टेंडेंसी जो है वो पहले वाले से क्या है, कम है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मेरे पास कितना आ रहा है, +2.16 वोल्ट। तो जिस केस में आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम पॉजिटिव है, उस केस में वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। वो नहीं जाना चाहती इतनी इजीली जितनी इजीली ये जाना चाहता है ऊपर वाला। ये वैल्यू से देख के पता चल रहा है कि इस केस में मेरे पास ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। तो बोलने का मतलब मेरा ये हो गया, अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू दी होंगी तो जिस केस में लेस पॉजिटिव वैल्यू होगी किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, लेस पॉजिटिव वैल्यू होगी किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी, वो ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो आपके पास जो है वो M3 पॉजिटिव जो है वो स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू M2 पॉजिटिव के। ठीक है, अब इसी में मैं थर्ड केस बना देता हूँ, मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, कि जैसे मान लो उसने ई नॉट आपको दिया हुआ है और दोनों नेगेटिव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दोनों नेगेटिव वैल्यू दी हुई हैं। तो कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो उसने जो है फर्स्ट केस में जो है वो आपको नेगेटिव वैल्यू दी हुई है -0.7 वोल्ट। ठीक है, और सेकंड केस में आपको वैल्यू दी हुई है -0.2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है तो मैं इसको वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपने समझना है। अब देखो, जब दोनों नेगेटिव वैल्यू दी हुई हैं तो अब आपने देखना है कि कम नेगेटिव किस केस में है। ठीक है, कम नेगेटिव जो है वो किस केस में है आपके पास। अब कम नेगेटिव आपके पास जो है वो सेकंड केस में और ज़्यादा नेगेटिव आपके पास फर्स्ट केस में। तो जिस केस में ज़्यादा नेगेटिव आपको पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, जिस केस में आपके पास जो है वो ज़्यादा नेगेटिव की जो है वो वैल्यू आ रही है, तो उस केस में जो है वो आपके पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि ये ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, -0.7 और -0.2, इनके कंपेयर करोगे आप तो ये बड़ा ज़्यादा नेगेटिव है ना, -0.7। ठीक है, -0.2 तो कम नेगेटिव है। तो ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इसकी टेंडेंसी इधर को जाने की नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना कि जी ये मैग्नीट्यूड कंपेयर करो, तब तो गलत हो जाता। मैग्नीट्यूड अगर मैंने कंपेयर करना था तो वो मैग्नीट्यूड में कंपेयर करता यहाँ पे जब दोनों प्लस थे, तो जिसका मैग्नीट्यूड मेरे पास ज़्यादा तो उसकी टेंडेंसी यहाँ को जाने की फास्ट। लेकिन जब साइन रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव मैंने लगा दिया, तो अब ज़्यादा वैल्यू किसकी हुई, अगर मैं कंपेयर करूँ -0.2 और -0.7 को, तो बड़ा कौन हुआ, वैसे यही बड़ा हुआ ना, क्योंकि ये कम नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है। तो आपके पास इधर को जाने की टेंडेंसी, रिडक्शन की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, जिस केस में जो है वो कम नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये जाएगा इधर को, चला जाएगा किसके कंपैरिजन में, -0.7 के कंपैरिजन में, और -0.7 वाला नहीं जाएगा। तो ये आपने याद रखना कि जब दोनों नेगेटिव होती हैं तो जो सबसे ज़्यादा जो है वो मोर नेगेटिव होता है, जो सबसे ज़्यादा मोर नेगेटिव होगा, उस केस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ, आपने जब मैं बोल दूंगा तो आपने पॉज करना है और उसको सोचना है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो
अगर दो स्पीसीज को कंपेयर की जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और आपको डाटा दिया जाए रिडक्शन पोटेंशियल का, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? ठीक है, इस क्वेश्चन को सोचना, ठीक है, इसका आंसर इसी में ही है। ठीक है, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे मान लो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, कि M2 पॉजिटिव इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये M सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। Mn3 पॉजिटिव इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये Ms में आ रहा है। एक केस में पॉजिटिव है, एक केस में नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं ये पूछूं कि इन M2 पॉजिटिव और M3 पॉजिटिव में से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? आपको ये डाटा दिया हुआ है, एक एक केस में पॉजिटिव है। ठीक है, मान लो कि ये प्लस 0.76 वोल्ट है और ये आपके पास माइनस जो है वो 0.30 वोल्ट है। ठीक है, तो अब बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इजीली आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास वो फास्ट क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों रिएक्शन में से जो फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी? जिस केस में मेरे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने डाटा देखूंगा पहले, अगर मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो रिएक्शन फास्ट होगी जिस केस में मेरे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है। तो ऑब्वियस ही बात है, M2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MS में कन्वर्ट हो जाएगा। तो M2 पॉजिटिव इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन M3 पॉजिटिव, और रिड्यूसिंग एजेंट में ये उल्टा हो जाता। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट को अगर मैं कंपेयर करता कि इन दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। ठीक है, तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन होता है? ठीक है, लेकिन बेटर है आप यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही कंपेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कोरिलेट करूंगा आगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में भी। ठीक है, तो जैसे मान लो अब यहाँ पे भी है प्लस 3.16 वोल्ट, 2.16 वोल्ट, M2 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव। बताओ जी, यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो फास्ट जाती रिएक्शन, तो प्लस 3.16 की फास्ट जाती ज़्यादा है मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को रिलेट करेंगे। M2 पॉजिटिव इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर मान लो आपके पास दोनों नेगेटिव दे रखी हैं, तो जिस केस में जो है वो आपके पास कम नेगेटिव है, वो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट जाएगी, तो इस केस में मेरे पास जो है वो M3 पॉजिटिव इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट M2 पॉजिटिव। ठीक है, किसी को नहीं समझ आएगा तो वो मेरे को कमेंट करके बता सकता है कि ठीक है, इसमें जो है वो हमें डाउट है, या पर्सनली मेरे को जो है वो मेल या मैसेज कर सकते हैं, वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको डाटा याद रखना है। दिस इज द मेन पार्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, कि आपको जो है वो डाटा देख के कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पहचाननी है। ठीक है, और थोड़े से इसमें जो है वो और पॉइंट्स जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ, वो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यही लिखा हुआ है इसमें कि लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ई रिडक्शन पोटेंशियल देखो, अगर आपको जो वो नेगेटिव दे रखा है दोनों, ये केस तब लिया है मैंने जब दोनों वैल्यू नेगेटिव दे रखी होंगी, तो जिसका नेगेटिव मोर होगा वो उस केस में मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अगर ई रिडक्शन पोटेंशियल एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो जिस केस में जो है वो आपके पास जो है वो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, उस केस में जो है वो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। ई रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव हैं तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी मेरे पास, जहाँ पे जो है वो मेरे पास लेस पॉजिटिव जो है वो वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो है वो आपने थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है कि कैसे जो है वो इसको करेंगे। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो है वो आपने इसमें देख लेना है। उसके बाद जो है वो ये बोलता है कि अगर आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू की वेरिएशन जो है वो कैसे होती है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाएगा। देखो, ये आपके पास टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो आपके पास जो है वो M2 पॉजिटिव से एक तो ये M पे ले रहा है, ठीक है, और एक आपके पास जो है वो Mn3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव पे ले रहा है इस ऑक्सीडेशन स्टेट। एक 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव और एक 2 पॉजिटिव से सिंपल मेटल पे जो है वो ये ले रहा है। ठीक है, तो आपने इसमें कुछ याद नहीं रखना, आपने सिर्फ इसमें देखना है कि किसकी नेगेटिव और किसकी पॉजिटिव है। तो आपको मैक्सिमम 2 पॉजिटिव से M पे जब ये आएगा, जब रिडक्शन होगी 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके M में कन्वर्ट होगा, तो मैक्सिमम आपके पास ऑल आर नेगेटिव कॉपर को छोड़ के। कॉपर की होती है प्लस 0.34। ठीक है, सिमिलरली कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है 3 पॉजिटिव से जब आपके पास जो है वो 2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होता है, और कुछ मेटल्स का जो है वो 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम स्टेबल होती है। जैसे मैंगनीज की +3 कम स्टेबल होती है। ठीक है, सॉरी, मैंगनीज में +3 जो है वो आपको मिलती है, आयरन की आपके पास +3 मिलती है, कोबाल्ट की आपके पास +3 मिलती है, तो आपके पास जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें मिल जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जब आप 2 पॉजिटिव का कंपैरिजन करोगे
तो उसमें सिर्फ कॉपर ही आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये मैंने लिखा भी हुआ है इसमें, ठीक है, तो आप इसमें पढ़ सकते हो। देखो इट इज़ वेरी क्लियर है बाय लुकिंग द डाटा देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है इसमें कि इंक्रीज या डिक्रीज की हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि पहले ही हमारे पास इरेगुलर ट्रेंड रहा है किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का, चाहे वो IE1 है चाहे IE2 है चाहे दोनों का सम है, तो वो इरेगुलर सा ट्रेंड रहा है। सिमिलरली वो सब्लिमेशन एनर्जी में भी इरेगुलर ट्रेंड रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो यहाँ इरेगुलरिटी मिलती है, ठीक है। तो ये लिखा है मैंने, एक्सेप्ट कॉपर ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट हैज नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि कॉपर का जो है वो नेगेटिव वैल्यू क्यों आती है। कॉपर की नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास जो ई रिडक्शन पोटेंशियल है वो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, वो नेगेटिव आता है मैक्सिमम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए, लेकिन कॉपर के केस में मेरे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम ट्रांजिशन मेटल्स को कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, किसके साथ कनेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में जो हमारी ट्रांजिशन मेटल होती है वो क्या एक्ट करती है, एनोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या एक्ट करता है, कैथोड एक्ट करता है। लेकिन जब आपके पास हम कॉपर की बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जब हम कॉपर को कनेक्ट करते हैं SHE के साथ, तो ये एक्ट कर जाता है खुद कैथोड और इसको मजबूर करता है एक्ट करने में एनोड पे, ठीक है। तो यही रीजन है कि जब आप आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है तो आपका बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है SHE का, ऊपर जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो मैक्सिमम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है वो नेगेटिव ऊपर लाई करती हैं, और जो कॉपर होता है वो इस हाइड्रोजन जो हमारा स्टैंडर्ड लिया होता है हाइड्रोजन, वो उसके बिलो आता है। क्यों, क्योंकि इससे जो ऊपर वाली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या एक्ट करते हैं, एनोड, और इससे जो नीचे वाले जो मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं वो क्या एक्ट करते हैं, कैथोड। ये देख सकते हो आप ट्रांजिशन सीरीज से, ठीक है। तो सिंपली इसका ये मतलब हुआ कि जब कॉपर को हम कनेक्ट करते हैं SHE के साथ, तो ये क्या बिहेव करता है, ये बिल्कुल इनसे अलग बिहेव करता है, ये कैथोड बिहेव करता है, इस पर क्या हो जाती है, रिडक्शन, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास एक स्टेटमेंट बनती है कि जितने भी आपके पास ये एलिमेंट्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं टॉप पे, तो जब ये SHE के साथ कनेक्ट होते हैं तो वहां पे किसकी लिबरेशन होती है, H2 गैस की लिबरेशन होती है, ठीक है। किसकी लिबरेशन होगी, H2 गैस की क्या होती है, लिबरेशन होती है कैथोड पे, ठीक है। तो कॉपर जब एक्ट ही नहीं करेगा, कॉपर जो है वो एक्ट ही नहीं करता है एनोड, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करवा पाता, ठीक है। तो यही रीजन है इसका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सो वी कैन कंक्लूड दैट एक्सेप्ट दैट कॉपर ऑल द एलिमेंट्स लिबरेट H2 गैस, ठीक है, सारे H2 गैस को लिबरेट करते हैं फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ठीक है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो रेट होता है H2 लिबरेशन का, वो जो है वो क्या होता है, स्लो होता है ट्रांजिशन मेटल्स का, क्योंकि वो उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसी को बार बार जो है मैंने यहीं पे भी लिख दिया कि स्टिल ट्रांजिशन एलिमेंट है हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। कॉपर स्टिल कॉपर की जो है वो मैंने यहाँ पे बात की है कि स्टिल ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव नेगेटिव, बट कॉपर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। बट स्टिल दे आर गुड, नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हम पूरी ट्रांजिशन एलिमेंट को जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो नहीं मानते, किसके कंपैरिजन में, S ब्लॉक के कंपैरिजन में। तो S ब्लॉक वाली जो होती है वो ज़्यादा अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करती हैं, ठीक है। इसका रीजन यही है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में क्या बोलोगे आप, हाई एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई एटमाइजेशन, इनकी पूर्ण हाइड्रेशन एनर्जी होती है कंपेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर जो होते हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट पोजेसिंग हाई एनर्जी, ठीक है, कंपेयर टू द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स विच अकाउंट फॉर दियर ऑल्सो लो रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी इनकी क्या होती है, लो होती है, और ये पूर्ण रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मुकाबले, दैट इज S ब्लॉक के मुकाबले। तो इसलिए जो S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है तो टॉप पे आपके पास मैक्सिमम S ब्लॉक एलिमेंट्स ही आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, टिन, निकल, ठीक है, ये पैसिव मेटल के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये लेस रिएक्टिव होती हैं क्योंकि ये ऑक्साइड की जो है वो लेयर बना देती हैं, ठीक है। इनके पास ऑक्साइड जो है वो Cr2O3 जो है वो अपनी सरफेस पे बना लेंगी। तो ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है, बट आर पैसिव मेटल, उनकी पैसिविटी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ओवर द सरफेस ऑफ दियर आउटर सरफेस पे जो है ये बन जाता है, ठीक है। तो ये इतनी ईजिली जो है वो ये आपके पास एसिड से रिएक्ट नहीं करती, पैसिव मेटल भी और आपके पास कॉपर भी। तो ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो ये रिएक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट, द वैल्यू ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल फॉर मैंगनीज, जिंक एंड निकल आर नेगेटिव होती हैं। इनके पास क्या होती हैं, वैल्यू नेगेटिव होती हैं। क्यों नेगेटिव होती हैं भाई, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो आपके पास क्या है, ज़्यादा है, तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड D
सब शेल कि इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है वो फटाफट जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं D10 या D5 में, तो इनके साथ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट वाइज है, ये सारा डाटा है, आप याद कर सकते हो, लेकिन मेन बात वही थी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को आप ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे कोरिलेट करोगे। ठीक है, तो वो फैक्टर आपने इंपॉर्टेंट है कि कैसे याद रखना है, वो मुझे अगली एप्लीकेशन में चाहिए, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगाया। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्टिविटी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बाद, तो आप इसमें बोल सकते हो कि ड्यू टू हाई एटमाइजेशन, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, दीज आयंस द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव लो रिएक्टिविटी होती है एज कंपेरिजन टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और इनके वैसे भी इनकी लो रिएक्टिविटी होती है। दे हैव रादर टेंडेंसी टू रिमेन अनरिएक्टिव और नोवेल, दिस टेंडेंसी इज वेरी प्रोडोमिनेंट होती है आपके पास प्लेटिनम और गोल्ड में, वो अनरिएक्टिव से ही आपके पास होते हैं, मैक्सिमम इनर्ट होते हैं। रिड्यूसिंग नेचर की बात करो तो एक्सेप्ट कॉपर ऑल दी मेटल पोजेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सो ऑल दी मेटल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हाउ एवर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी लो होता है एज कंपेरिजन टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड सम पी ब्लॉक एलिमेंट, इवन एल्यूमिनियम से भी इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। दिस इज बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, लार्ज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो इतना आप कर लें। ठीक है, तो आपने इसमें घबराना नहीं है कि सर ने जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो पता नहीं क्या क्या इसमें बता दिया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को आप सिंपल लैंग्वेज में यही समझें कि ये टेंडेंसी होती है टू गेट रिड्यूस। ठीक है, और आपको बेसिकली जो इसमें याद रखना है वो यही वाला पेज जो है वो जनरली याद रखना है, जो मैंने ये वाला यहाँ पे बताया कि अगर आपको डाटा दे दिया जाए दो ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करने में, तो आप उसका जो है वो आंसर निकाल सके कि कौन सा जो है वो एक्वस केमिस्ट्री में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी या कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, कि कौन सा जो है वो इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसको जो है वो आपने कोर पार्ट जो उसका मैंने बीच में बताया इसको याद रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप इतना सा जो है वो इसको कोई पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपने गो थ्रू होना है। ठीक है, अपनी बुक से इसको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको वो सब्जेक्टिव नहीं पूछ सकता कि भाई बताओ क्या होता है, लेकिन ये एक नॉलेज बेस्ड टॉपिक है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हालांकि इसको मैंने टीचर्स नहीं पढ़ाते, इसको स्किप करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाने से पहले आपको ये आना चाहिए, तभी फिर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ईजिली समझा सकता हूँ कि कौन सी स्टेबल है या कौन सी नहीं है बाई कंपेयरिंग द डाटा ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो पहले आप ये वाला रिवाइज करें, इसको पढ़ लें, गो थ्रू हो जाएं। ठीक है, इसको मास्टरी जरा कर लें। ठीक है, मेमोराइज करें, ज़्यादातर अच्छा वर्ड जो है इसको मेमोराइज करें। ठीक है, फिर जो है वो हम आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक ठीक है, ओके बाय, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।